Hello students, today we have been about the second video of the chapter Biotechnology Principles and Processes. In today's video we will discussing about the enzymes which are required in biotechnology. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में जो अलग अलग टाइप के एंजाइम्स यूज़ होते हैं, एंजाइम्स तो बहुत सारे हैं, एक वीडियो में तो नहीं कवर होगा, तो सक्सेसिवली 2 वीडियोस आएंगी जो एंजाइम्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देंगी बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं और उन एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली एंजाइम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि एंजाइम्स का यूज़ क्या है, एंजाइम्स किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में क्या रोल प्ले करते हैं, राइट। सो यू शुड बी नॉलेजेबल अबाउट द एंजाइम्स विच आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो हम पहले बिगिन करेंगे। हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में एंजाइम्स को डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। वो एंजाइम किस तरीके का फंक्शन करता है उस हिसाब से हम लोगों ने एंजाइम की कैटेगरी बना ली है। ठीक है, तो सबसे पहले एंजाइम्स में हम पढ़ेंगे लाइसिंग एंजाइम्स। लाइसिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को भेद कर अंदर घुसना। ठीक है, एक सेल है, सेल के बाहर अलग अलग टाइप की लेयर्स होती हैं। अगर प्लांट सेल है तो उसके बाहर हमको क्या मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। सेल वॉल को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, लाइसिंग करना पड़ेगा, लाइस करना पड़ेगा। फिर सेल वॉल के बाद हमको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना रहता है, प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स। तो पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ब्रेक करने के बाद हमको पहुंचना है न्यूक्लियस के पास, क्योंकि जो जीन है, जेनेटिक मटेरियल है, वो कहाँ रहता है, स्टोर रहता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म से हमको एक डिज़ायर्ड जीन उठाना है या फिर लेना है तो पहले हमको उसके न्यूक्लियस तक पहुंचना पड़ेगा, राइट। तो न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए बीच में कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, पहले सेल वॉल आएगी, फिर सेल मेम्ब्रेन आएगी, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी। तो हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होने चाहिए जो इन सारे लेयर्स को क्या करे, लाइस कर सके, इसको भेद के अंदर तक जा सके, राइट। तो सबसे पहले हम लाइसिंग एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइसिंग एंजाइम्स में सबसे पहले हम सपोज करो जो जो ऑर्गेनिज्म हमने सेलेक्ट किया है जिससे हमें एक पर्टिकुलर डिज़ायर्ड जीन लेना है, तो लेने के लिए हमको उसके न्यूक्लियस तक पहुंचना पड़ेगा। तो अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज व्हाट, सेल वॉल, राइट। तो प्लांट में पहले सेल वॉल मिलेगा। सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, तो पहला एक ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो सेल्यूलोज की लेयर को क्या कर सके, डिसॉल्व कर सके, राइट। तो सेल्यूलोज की लेयर को डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा दैट इज व्हाट, सेल्यूलेज, राइट। बहुत सिंपल है, सेल्यूलेज नाम से ही क्लियर है कि वो सेल्यूलोज को डिवाइड करेगा। मतलब प्लांट में सेल वॉल को डिवाइड लाइसिंग करने का काम कौन करेगा, सेल्यूलेज करेगा, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर कौन सी मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है या फिर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो प्रोटीन को डिवाइड करेगा या फिर लाइसिंग कौन करेगा, प्रोटीएसेस, और लिपिड्स को, फॉस्फोलिपिड्स में लिपिड्स को लाइपेसेस डिसॉल्व करेगा। ठीक है, इसके अलावा प्लांट में कभी कभी पैक्टिन नाम का भी एक केमिकल पाया जाता है। इट इज़ लाइक वो सेल को स्टिफनेस देता है, उसको सेल वॉल के बाद वो प्रेजेंट होता है, ये सेल की शेप को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, तो सेल्यूलेज सबसे पहले सेल वॉल को डिवाइड करेगा, पैक्टिनेज किसको लाइस करेगा, ब्रेक करेगा, पैक्टिन को ब्रेक करेगा। फिर उसके बाद सेल वॉल में प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए प्रोटीएसेस है और लाइपेसेस है। ठीक है, तो सेल के अंदर एंटर करने के लिए ये सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद मिलेगा क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी किसका बना है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का बना है। तो ये प्रोटीएसेस और लाइपेसेस मिलकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये तो बात हो गई अगर हमारा डिज़ायर्ड जीन अगर हमको प्लांट सेल से लेना है। तो नेक्स्ट अगर एनिमल सेल से लेना है तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल एब्सेंट होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना है, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो प्रोटीएसेस एंड लाइपेसेस उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, आउटर मोस्ट लेयर, राइट। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी सेम ऐसे ही होगा। अगर हमारा डिज़ायर्ड जीन हमको किसी फंगल सेल से लेना है, फंगी है, तो फंगी के अंदर सेल वॉल तो प्रेजेंट होता है और ये सेल वॉल किसका बना होता है, चाइटिन। ठीक है, तो चाइटिन को डिसॉल्व करने के लिए एंजाइम जो चाहिए, चाइटिनेज। चाइटिनेज इज द डिज़ायर्ड लाइसिंग एंजाइम फॉर चाइटिन। ठीक है, अब सेल वॉल के बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी अगेन मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो प्रोटीएसेस एंड लाइपेस विल डू द वर्क। नेक्स्ट फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा, देन सेम प्रोटीएसेस एंड लाइपेसेस विल वर्क, राइट। नेक्स्ट अगर हमारा डिजायर्ड जीन किसी प्रोकैरियोटिक सेल में है, मतलब
किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर है, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। और हमें ये पता है कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंजाइम्स के अंदर कौन सा आता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, वो हमारे सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है। तो लाइसोजाइम किस तरीके से वर्क करता है, बैक्टीरिया को कैसे किल करता है, बैक्टीरिया की बाहर के सेल वॉल को ये क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है और उसे किल कर देता है। तो बैक्टीरियल सेल में अगर सेल वॉल को ब्रेक करना है तो हम डायरेक्टली लाइसोजाइम का यूज़ कर सकते हैं। फिर सेम जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी है, तो प्रोटीएसेस एंड लाइपेसेस विल वर्क, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली लाइसिंग एंजाइम्स की कि आउटर मोस्ट लेयर को किस तरीके से ब्रेक किया जाएगा और किस तरीके से अंदर एंटर करेगा, राइट। अब एक बार जब हमारा डिजायर्ड प्लास्मिड एंटर कर गया, प्लास्मिड जब एंटर कर गया तो नेक्स्ट वर्क क्या होगा, जो डिजायर्ड जीन हमको लेना है उसके डीएनए को हमको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर प्लास्मिड के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियर होता है। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, लीनियर बनाना पड़ेगा, स्ट्रेट बनाना पड़ेगा, ताकि डिजायर्ड जीन यहाँ पे ऐड हो सके। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के लिए एंजाइम हमको कौन सा चाहिए, न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियसेस चाहिए। इसीलिए एंडोन्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं क्योंकि ये डीएनए के जो सर्कुलर डीएनए है उसको कट करके ब्रेक कर देता है। सीजर्स मतलब कट करेगा और उसको क्या करेगा, कोई भी एक सर्कुलर चीज़ होगी उसको वो क्या करा, बना देगा, लीनियर बना देगा, ठीक है। लेकिन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ने के पहले हमें थोड़ा सा ये सिस्टम समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एंडोन्यूक्लियस वर्क करता है, राइट। तो अगर नॉर्मली हम अगर किसी होस्ट के अंदर ये डिजायर्ड जीन एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो वो किस तरह काम करेगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर या फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो दो कॉम्प्लेक्स सिस्टम से बना होता है, ठीक है। इन 1963 साइंटिस्ट ने पहली बार ये क्या करा था, इस टेक्निक के बारे में पता लगाया था कि अगर डिजायर्ड जीन हमको किसी एस्चेरिका, सपोज करो एस्चेरिका कोलाई बैक्टीरिया है, उसके अंदर हमको कोई अपना मनमाना जीन इंसर्ट कराना है, तो हमें ये देखना है कि इसके पास एक पहले से डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि अगर फॉरेन डीएनए कोई आ रहा है, कोई वायरस डीएनए अपना छोड़ रहा है, तो ये उसको क्या करता है, रेप्लिकेट करने से रोकता है, राइट। अगर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमको कहाँ से लेना है, एस्चेरिका कोलाई से लेना है, तो किस तरीके से वर्क करेगा। तो इनके अंदर क्या होता है, दे हैव अ टू कॉम्प्लेक्स डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। इनके अंदर दो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है और ये दोनों साथ ही साथ वर्क करते हैं, ठीक है। इस दो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के कितने पार्ट्स है, मिथाइलेटिंग एजेंट है और एंडोन्यूक्लियस है। अब दोनों का वर्क मैं आप लोगों को बताऊंगा। सपोज करो ये एस्चेरिका कोलाई एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास अपना खुद का डीएनए है, राइट। और फिर हम लोगों ने एक वायरस इंसर्ट किया, वायरस ने अपना डीएनए इस एस्चेरिका कोलाई के अंदर डाला। अब एंडोन्यूक्लियस का वर्क क्या है, एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस के बीच में से उसको क्या कट करेगा। सपोज करो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है एडिनाइन और थाइमिन, राइट। तो एडिनाइन और थाइमिन के बीच में से इस डीएनए को क्या करना है, कट करना है। एंडोन्यूक्लियस का काम है ना, मॉलिक्यूलर सीजर, उसको कट करने का काम है। तो एंडोन्यूक्लियसेस को ये पता है कि एडेनाइन और थाइमिन के बीच में मुझे जाके कट करना है, लेकिन कभी कभी ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि इसी कॉम्बिनेशन में जो होस्ट है इसके खुद के पास नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट हो। सपोज करो यहाँ पे भी ए और टी प्रेजेंट है, तो एंडोन्यूक्लियसेस की एक कमी है कि ये फॉरेन डीएनए और खुद के डीएनए के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो अगर इसका ये ए और टी के बीच में कट लगाने जा रहा है तो चांसेस है कि ये होस्ट के खुद के डीएनए को भी कट कर देगा। अगर जब ये खुद के डीएनए को भी कट कर देगा तब तो ये बिल्कुल इट विल बिकम लाइक अ सुसाइडल थिंग्स। तो हमको इस चीज़ से क्या करना है, रोकना है और ध्यान देना है कि सिर्फ फॉरेन डीएनए जो है वो कट हो एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, ना कि अपना खुद का डीएनए। तो यहाँ पे काम किसका आ जाता है, मिथाइलेटिंग एजेंट। तो ये मिथाइलेटिंग एजेंट जो है वो एडिनाइन और थाइमिन पे क्या करता है, एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है। मिथाइल ग्रुप ऐड करने से क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस फिर एडिनाइन और थाइमिन को एडिनिन और थाइमिन के बीच में ही ये क्या कर सकता है, इसको समझ सकता है, मतलब पकड़ सकता है इसको या फिर रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। अब मिथाइलेटेड एडिनाइन और थाइमिन को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो मिथाइलेटिंग एजेंट क्या करता है, प्रोटेक्शन का वर्क करता है।
तो बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मैकेनिज्म ऐसा है कि मिथाइलेटिंग एजेंट और एंडोन्यूक्लियस एक साथ मिलजुल के क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हमको इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि अगर हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी बैक्टीरिया से ले रहे हैं तो वो किस टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस का ये वर्क होगा, ठीक है। इसीलिए एंडोन्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं, कि ये उसके बाद फिर किसी डिफरेंट फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, फॉरेन डीएनए को उससे स्टिक करने नहीं देता है, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम जो है वो क्या है, एल्कलाइटिंग फॉस्फेट, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज का सिंपल सा वर्क क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज का क्या काम है। अब देखो हम लोगों ने एंडोन्यूक्लियस के फंक्शन में देखा कि जो एक सर्कुलर डीएनए होगा, ये सर्कुलर डीएनए को काट के क्या कर देगा, लीनियर कर देगा, ताकि इसके साथ हम अपना डिजायर्ड जीन फिर से क्या कर सके, फिक्स कर सके, ठीक है। तो अब जब एक डीएनए कट होता है, सर्कुलर डीएनए सर्कुलर से लीनियर बनता है, सपोज करो ये एस्चेरिका कोलाई है, एंडोन्यूक्लियस से हमने इसको कट किया, कट करने के बाद ये क्या हो गया, लीनियर हो गया, राइट। अब जब एक बार ये लीनियर स्ट्रक्चर में आ जाएगा तो आपको पता है कि एक एंड 3 प्राइम एंड होता है और एक एंड 5 प्राइम एंड होता है। 5 प्राइम एंड वाले पे फॉस्फेटेज ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप जुड़ा होता है, और इस OH और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। लेकिन एक बार जब सर्कुलर स्ट्रक्चर लीनियर हो गया और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो चांसेस हैं ना कि ये फिर से अपना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना ले। अगर फिर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ पे हम लोग डिजायर्ड जीन को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फिर से ना बने और ये लीनियर स्ट्रक्चर में बना रहे, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज का यूज़ करते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज ये जो 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होगा इसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा और जो ये लीनियर स्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से लीनियर बना रहेगा, और फिर यहाँ पे हम अपना डिज़ायर्ड जीन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये डिज़ायर्ड जीन है, डिज़ायर्ड जीन के पास भी यहाँ पे 5 प्राइम एंड होगा, यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा, यहाँ पे OH ग्रुप खाली होगा और यहाँ पे फॉस्फेट, फिर यहाँ पे फॉस्फेट और OH के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा और हमको एक नया डीएनए मिलेगा जहाँ पे ये हमने rDNA भी एडजस्ट कर दिया, नया वाला डीएनए भी कर, और ये पेरेंट डीएनए ऐसे का ऐसे प्रेजेंट होगा, फिर ये OH ग्रुप। और अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट तो कर लिया, इंसर्ट करने के बाद हमको फिर से फॉस्फेट ग्रुप क्या करना है, ऐड करना है, ताकि ये जो डीएनए है वो फिर से क्या हो जाए, सर्कुलर हो जाए। तो हम लोग अलग अलग टाइप के एंजाइम्स यूज़ करते हैं, जैसे फॉस्फेटेज, ठीक है, फॉस्फेट ऐड कर देते हैं डायरेक्टली ताकि फिर से फॉस्फोडाइस्टर का फॉर्मेशन हो सके, राइट। तो अभी बेसिकली हम लोगों ने 3 एंजाइम्स के बारे में समझा, लाइसिंग एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लियस और एल्कलाइटिंग फॉस्फेट। लाइसिंग एंजाइम्स आउटर लेयर्स को डाइजेस्ट करेंगे, डीएनए तक पहुंचने में मदद करेंगे। एंडोन्यूक्लियस का वर्क क्या है, ये जो सर्कुलर डीएनए है ये उसको क्या करेगा, कट करेगा और उसके स्ट्रक्चर को लीनियर बनाएगा, सो दैट द फॉरेन डीएनए कैन बी एडेड, ठीक है, होस्ट के अंदर फॉरेन डीएनए को ऐड किया जा सके। एल्कलाइटिंग फॉस्फेटेज का क्या फंक्शन है, एल्कलाइटिंग फॉस्फेटेज विल एंश्योर दैट द लीनियर डीएनए remains in the linear shape unless and until the foreign DNA is added to it, right। एंजाइम्स और भी हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम और ग्रुप ऑफ एंजाइम्स डिस्कस करेंगे।